हेलो नमस्कार। तो कैसे हो आप सभी। स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल हिम स्टडी ग्रुप में। तो आज आपके लिए एक और मॉक टेस्ट जो हम लेके हाजिर हैं, जिसमें कि रहेगा आपका HPGK रहेगा, इंग्लिश ग्रामर का रहेगा। इंग्लिश ग्रामर में मेन पार्ट ऑफ स्पीच आज हम आधा क्लियर करेंगे और मैथ का सेक्शन रहेगा। मैथ में जो हम प्रॉफिट एंड लॉस चैप्टर है उसको आज कवर करेंगे। ठीक है, तो प्रॉफिट एंड लॉस का एक वीडियो मैंने बना भी रखा है, 1-2 दिन में अपलोड कर दूंगा उसको। बाकी डेली आपके लिए मॉक टेस्ट अपलोड होते हैं शाम को 7:30 बजे, तो अपने टाइम से वीडियो को वॉच आउट कर लेना और आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं। ठीक है, तो टेलीग्राम चैनल जो उसका लिंक जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। बाकी जो आपका HPGK है, इंग्लिश ग्रामर है, मैथ का सेक्शन है, ठीक है, या हिंदी का ग्रामर है, तो इसके जो प्लेलिस्ट का जो वीडियो है उन तीनों के मिक्स मॉक टेस्ट की प्लेलिस्ट बना रखी है मैंने, जिसमें कि 39 की मॉक टेस्ट है। तो उसकी प्लेलिस्ट आप प्लेलिस्ट में जाके उस वीडियो को सारी को वॉच आउट कर सकते हैं। 39 के समथिंग वीडियो है। बाकी स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक जो हमारा, जिसमें कि आपका HPGK रहेगा, इंग्लिश ग्रामर और प्रॉफिट एंड लॉस। फर्स्ट क्वेश्चन उसका देखते हैं आज हम। तो फर्स्ट क्वेश्चन है कि हिमाचल प्रदेश में तकनीकी शिक्षा मंडल कहाँ पर स्थित है। तो ये धर्मशाला में है, शिमला में है, नाहन में या फिर सुंदरनगर में। तो हिमाचल प्रदेश में जो तकनीकी शिक्षा मंडल है वो धर्मशाला में जो वो स्थित है, धर्मशाला में। और क्या, स्कूल एजुकेशन बोर्ड जो है वो हिमाचल प्रदेश बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन, हिमाचल प्रदेश बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन, ये भी कहाँ आपका स्थित है, धर्मशाला में। ठीक है, और धर्मशाला में और क्या है, प्रसिद्ध युद्ध स्मारक, प्रसिद्ध युद्ध स्मारक, जो प्रसिद्ध युद्ध स्मारक है आपका, ये भी धर्मशाला में। साथ में चिन्मय तपोवन आश्रम, चिन्मय तपोवन आश्रम, चिन्मय तपोवन आश्रम, ये भी धर्मशाला में, धर्मशाला के सिद्धबाड़ी में स्थित है ये। और घंटाघर, ये भी आपका धर्मशाला में स्थित है। तो और डल लेक, जो आपका डल लेक है, जो डल झील है, डल लेक हो गई, करेरी लेक हो गई, ये सारी आपकी धर्मशाला में जो वो ये स्थित है। तो धर्मशाला में जो इम्पोर्टेंट चीज़ें वो आपको मैंने बता दी है, ये सारी आपकी धर्मशाला में स्थित है। तो तकनीकी शिक्षा मंडल जो वो कहाँ स्थित है, ये धर्मशाला में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि हिमाचल प्रदेश में कौन महर्षि के रूप में जाना जाता है। तो हिमाचल प्रदेश में महर्षि के रूप में किसे जाना जाता है। तो बाबा कांशीराम, पंडित पद्मदेव, निकोलस रौरिक या सरदार अजीत सिंह। तो बाबा कांशीराम जो आप, तो हिमाचल प्रदेश में जो महर्षि के नाम से जानता है वो निकोलस रौरिक, जो वो महर्षि के नाम से जो ये जाना जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भीतरी हिमालय में किस प्रकार की मिट्टी जो वो पाई जाती है। तो ये लाल मिट्टी होगी, रेतली चिकनी मिट्टी होगी, काली मिट्टी या गहरी चिकनी एवं काली भूरी। तो भीतरी हिमालय में पाई जाती है गहरी चिकनी एवं काली भूरी मिट्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि सूही मेला किस जिले से संबंधित है। तो सूही मेला जो हिमाचल प्रदेश के किस जिले में जो ये मनाया जाता है। तो कांगड़ा में मनाया जाता है, ऊना में, बिलासपुर में या फिर चंबा में। तो सूही मेला ये आपका मनाया जाता है चंबा में, चंबा में जो आपका ये सूही मेला मनाया जाता है। भूरी सिंह संग्रहालय, ये कहाँ, ये भी चंबा में, भूरी सिंह संग्रहालय, ये भी चंबा में। ठीक है, चंबा जो शहर है किस नदी के किनारे बसा हुआ है, रावी नदी से। चंबा में मेन नदी कौन बहती है, रावी। रावी नदी का वैदिक नाम पूछा जाए, पुरुषाणी। संस्कृत नाम पूछा जाए, इरावती। निकलती कहाँ से, ओरिजिनेट कहाँ से होती है, भादलो तांतगिरी ग्लेशियर से। कहाँ से, बड़ा भंगाल से। और बड़ा भंगाल पूछा जाए कहाँ पे, तो ये कांगड़ा में है। ठीक है, तो मोटी मोटी इन्फॉर्मेशन जो आपको ये पता होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, गिरिबाटा बहुउद्देश्य जल विद्युत परियोजना किस जिले में स्थित है। तो गिरिबाटा बहुउद्देश्य जल विद्युत परियोजना किन्नौर में है, ऊना में, बिलासपुर में या शिमला में, या एक ऑप्शन और है सिरमौर में। तो कौन से डिस्ट्रिक्ट में स्थित है आपकी गिरिबाटा जल विद्युत परियोजना। तो ये आपका सिरमौर डिस्ट्रिक्ट जो हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चंबा के किस राजा ने प्रथम विश्व युद्ध के दौरान अंग्रेजों की सहायता की थी। तो ये मेरू वर्मन थे, भूरी सिंह थे, श्याम सिंह थे या फिर राम सिंह थे। तो भूरी सिंह, ठीक है, भूरी सिंह ने जो अंग्रेजों की सहायता की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गिरी गंगा किस स्थान पर यमुना नदी में मिलती है। तो गिरी गंगा जो किस स्थान पर यमुना नदी में मिलती है, रामपुर घाट में, मीरथल में, ताजेवाला में, खोदरी माजरी में। तो गिरी गंगा जो है ये यमुना नदी में मिलती है रामपुर घाट। ठीक है, रामपुर घाट। मीरथल में क्या होता है कि जो अपनी ब्यास नदी है ये हिमाचल प्रदेश को एग्जिट कर जाती है, हिमाचल प्रदेश को छोड़ जाती है। ताजेवाला में क्या होता है, यमुना जो नदी है अपनी, यमुना नदी ये हिमाचल प्रदेश को लेफ्ट कर देती है, हिमाचल प्रदेश को छोड़ देती है।
ताजेवाला में। और खोदरी माजरी में क्या होता है, यहाँ पे जो वो यमुना नदी हिमाचल प्रदेश में प्रवेश करती है। ठीक है, यमुना नदी का जो वैदिक नाम है वो पूछा जाए कालिंदी। यमुना नदी का एक ही नाम है कालिंदी। निकलती कहाँ से, यमुनोत्री से, यमुनोत्री। तो गिरिगंगा किस स्थान पर यमुना नदी में मिलती है, रामपुर घाट में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, शिमला में कौन सा मौसम जो वो दीर्घ राका का मौसम कहलाता है। तो बसंत मौसम है, ग्रीष्म, सर्द या पावस में। तो शिमला में जो दीर्घ राका का मौसम कहलाता है वो है आपका सर्द मौसम। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक में कालिदास ने किन्नरों का वर्णन किया है। तो मेघदूत हो जाएगी, रघुवंश हो जाएगी, कुमार संभव या इनमें से कोई नहीं। तो कुमार संभव, जो ये कुमार संभव पुस्तक है इसमें जो वो कालिदास ने किन्नर वासियों का जो वो ये वर्णन किया है, तो कुमार संभव इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि हिमालयन हिल्स स्टेट रीजनल काउंसिल के पहले अध्यक्ष कौन थे। तो शिवानंद रमौला थे, पंडित पद्मदेव, सरदार शोभा सिंह है, स्वामी पूर्णानंद है। तो स्वामी पूर्णानंद जो वो हिमालयन हिल स्टेट के काउंसिल के जो पहले अध्यक्ष थे, प्रथम अध्यक्ष थे वो थे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब यहाँ से आपका इंग्लिश का सेशन स्टार्ट होता है। फर्स्ट क्वेश्चन है कि विच वर्ड इज़ द वर्ब इन द सेंटेंस। इनमें से आपने ये आपके पास सेंटेंस दे रखा है, सी सिंग्स ब्यूटीफुली, इसमें अपना एडवर्ब बताना है। अच्छा, सी क्या पार्ट ऑफ स्पीच, सी एट पार्ट ऑफ स्पीच प्रोनाउन है। ठीक है, सिंग्स क्या है, वर्ब है, ब्यूटीफुली क्या है यहाँ पे, एडवर्ब है। पार्ट ऑफ स्पीच मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके लिए। और एक बात आप हमेशा याद रखेंगे, जो सेंटेंस होता है, ये सेंटेंस है सी सिंग्स ब्यूटीफुल, इसका सब्जेक्ट, ठीक है, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट जो बनते हैं ना वो हमेशा नाउन होगा, ठीक है, या प्रनाउन होगा। ये ध्यान रखेंगे, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट बनने का काम जो हमेशा नाउन या प्रनाउन जो वो करते हैं। तो पूछा गया कि वर्ड इज़ विच वर्ड इज़ अ वर्ब इन द सेंटेंस, इसमें वर्ब पूछिए, वर्ब कौन सी है। तो वर्ब जो है इसमें सिंग्स जो है ये वर्ब है। ठीक है, और एडवर्ब क्या है, ब्यूटीफुली। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द एडजेक्टिव इन द सेंटेंस। एडजेक्टिव बताना आपने इसमें। ठीक है, तो द टॉल मैन एंटर्ड द रूम, एंटर्ड द रूम, द क्या आ गया, अच्छा द आ गया आपका आर्टिकल। ठीक है, टॉल क्या आ गया, टॉल बना देता हूँ, मैन आ गया आपका नाउन, एंटर्ड आ गया आपका वर्ब, द आ गया आपका आर्टिकल, और रूम आ गया आपका नाउन। ठीक है, तो ये सारा इस तरह से आ गया। तो टॉल क्या आ जाएगा यहाँ पे, टॉल आ जाएगा आपका एडजेक्टिव। एडजेक्टिव, एडजेक्टिव जो नॉन या प्रनाउन के साथ लगता है। ठीक है, तो आदमी कैसा, आदमी लंबा, एंटर्ड वर्ब, द आर्टिकल, नाउन प्रनाउन। इसमें से आपको कुछ पूछ लिया जाए, द पूछा जाए तो द आर्टिकल हो जाएगा, टॉल पूछा जाए तो टॉल आपका एडजेक्टिव हो जाएगा, एंटर्ड पूछा जाए तो एंटर वर्ब हो जाएगी, रूम पूछा जाए तो रूम नाउन हो जाएगा। तो आपसे क्या पूछा गया, द टॉल मैन एंटर द रूम। तो आपने बोला कि एडजेक्टिव आपने जो वो आइडेंटिफाई करना, तो एडजेक्टिव क्या हो जाएगा आपका, टॉल जो आपका ये एडजेक्टिव हो जाएगा। टॉल क्या है, इसमें एडजेक्टिव है। तो एडजेक्टिव आपके जो सेंटेंस में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, राम एंड श्याम डैश बिजनेस पार्टनर। तो राम एंड श्याम, आपको पता है कि एंड का प्योर हो तो वो प्लूरल होता है आगे। ठीक है, तो राम एंड श्याम आर बिजनेस पार्टनर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। द टीचर कंप्लीटेड दिस चैप्टर। तो क्या आ जाएगा, द टीचर हैव आ जाएगा, हैज़ आ जाएगा, इज आ जाएगा या आर। तो टीचर हैज़ कंप्लीटेड दिस चैप्टर, सिंगुलर फॉर्म आ जाएगी इसमें, टीचर सिंगुलर है। अब यहाँ पे कोई सोच रहा होगा यहाँ पे, तो जैसे हैज़ हैव, हैज़ जो आपका सिंगुलर में, हैव जो प्लूरल में। अब इज़ और आर भी तो आ सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, क्योंकि इज़ सिंगुलर है, आर चलो ये आर एलिमिनेट हो गया, हैव भी एलिमिनेट हो गया, प्लूरल है। तो हैज़ और इज तो दोनों सिंगुलर है। लेकिन वर्ब यहाँ पे कौन सी दे रखी है हमारे पास, कंप्लीटेड, वर्ब की थर्ड फॉर्म। और वर्ब की थर्ड फॉर्म कहाँ पे आती है, परफेक्ट, जो परफेक्ट टेंस होता है उसमें आती है। परफेक्ट टेंस चाहे पास्ट का हो, ठीक है, या फिर प्रेजेंट का हो या फ्यूचर का हो। तो परफेक्ट टेंस हमें कैसे पता लगा, कंप्लीटेड वर्ब की थर्ड फॉर्म, इसलिए हमने हैज़ लगाया।
यहाँ पे कंटिन्यूस फॉर्म होती है तो इज़ आता है आपका, ठीक है। द टीचर हैज़ कम्प्लीटेड दिस चैप्टर। हैज़ इसलिए लगाया क्योंकि वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी और वर्ब की थर्ड फॉर्म जो वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में आएगी यहाँ पर, और साथ में कहाँ आती है, पास्ट परफेक्ट टेंस में और फ्यूचर परफेक्ट टेंस में या फिर पैसिव वॉइस में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सी हर ऑफिस बाय 9 AM डेली। तो सी रीच आ जाएगा, सी रीच आ जाएगा, सी रीच्ड आ जाएगा, सी रीचिंग। कंटिन्यू फॉर्म है नहीं तो ये नहीं चलेगा, रीच्ड वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी नहीं क्योंकि आगे हेल्पिंग वर्ब नहीं है। अब बचेगा आपके पास रीच और रीच। तो आपको पता है कि रीच जो वर्ब की मेन फॉर्म होती है, ठीक है, वर्ब की मेन फॉर्म जिसको हम बेस फॉर्म बोलते हैं, ये हमेशा प्लूरल होती है। क्या होती है, ये प्लूरल होती है। इसका सिंगुलर बुलाने के लिए इसमें ES ऐड करना पड़ेगा तभी ये सिंगुलर बनेगी, ठीक है। वर्ब की बेस फॉर्म हमेशा क्या होती है, प्लूरल। तो सी रीच क्या आ जाएगा यहाँ पे, रीच, ES सेकंड वाला ये, ठीक है। सी रीच हर ऑफिस बाय 9 AM डेली। और डेली जहाँ आ जाए, कंटिन्यूटी की बात आ जाए, वो जो सेंटेंस हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में जो वही लिखा जाता है, ये ध्यान रखेंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ही इज़ गुड डैश प्लेइंग चेस। तो वो चेस खेलने में अच्छा है, तो इन आ जाएगा, ऑन आ जाएगा, एट या विद। तो ही इज़ गुड एट, ठीक है। गुड के साथ आप हमेशा ऐड का यूज़ करेंगे, बैड के साथ भी ऐड का यूज़ करेंगे। तो ही इज़ गुड एट प्लेइंग चेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ही जम्प्ड दैश द रिवर। अब यहाँ पे बंदा खड़ा है, यहाँ पे ये रिवर चली आपके, अपने यहाँ से कुछ जंप किया उसने, तो ये जो यहाँ से जंप किया तो ये मोशन में हो रहा है। जब कोई चीज़ मोशन में होती है तो इनटू का यूज़ करते हैं, ही जम्प्ड इनटू द रिवर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ही गोज़ टू स्कूल डैश फुट, ठीक है। बस के द्वारा जाए या किसी और चीज़ के द्वारा जाए तो आप बाय का यूज़ करेंगे, लेकिन यहाँ पे क्या ऑन फुट, पैदल गया तो ऑन फुट, पैदल जाने के लिए आप क्या बोलेंगे, ऑन फुट। तो ऑन फुट आ जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, अब आपका यहाँ से मैथ का सेक्शन जो वो स्टार्ट होगा। मैथ के क्वेश्चन देखते हैं हम। तो 5-6 आपके मैथ के क्वेश्चन रहेंगे, वो प्रॉफिट एंड लॉस के। तो फर्स्ट क्वेश्चन है कि किसी वस्तु का क्रय मूल्य 500 रुपये है और विक्रय मूल्य 450 है, तो हानि प्रतिशत जो वो ज्ञात कीजिए। तो ये क्वेश्चन आपका, किसी वस्तु का क्रय मूल्य 500 है और विक्रय मूल्य जो वो 450 है, तो हानि प्रतिशत जो वो ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे क्रय मूल्य, जिसको हम बोलते हैं CP, कॉस्ट प्राइस, ठीक है। और एक तरफ जो हम लिखेंगे विक्रय मूल्य, जिसको हम बोलते हैं SP, यानी कि सेलिंग प्राइस। अच्छा, CP कितना है इसका, जो क्रय मूल्य वो है 500, विक्रय मूल्य कितना SP, जिसको हम बोलते हैं वो है आपका 450। आगे क्या हुआ, हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। लॉस हो गया हमें, कितने का हुआ, 500 की वस्तु थी, 450 में बेच दी तो 50 रुपये का लॉस हो गया। यहाँ पे एक बात ध्यान रखेंगे कि जो भी लॉस या प्रॉफिट होगा वो निकलेगा हमेशा CP पे, क्रय मूल्य पे, ठीक है। किस पे, क्रय मूल्य पे। जो भी प्रॉफिट या लॉस होगा वो हमेशा निकलेगा क्रय मूल्य पे, ठीक है। तो 50 रुपये का लॉस हुआ, 500 की वस्तु थी, 450 में बेची, 50 का लॉस हुआ। तो अब अपने क्या निकालना, हानि प्रतिशत निकालना है, ठीक है। तो 50 रुपये का लॉस हुआ, किस पे हुआ, CP पे। मैंने आपको पहले बताया कि जो आपका प्रॉफिट होगा या लॉस होगा वो हमेशा निकलेगा क्रय मूल्य पे, ठीक है। अब परसेंटेज में निकालना है तो प्रतिशत, तो 100 का निशान लगा दो यहाँ पे। तो यहाँ 100 से 100 निकल गया, 2 जीरो से 2 जीरो कट हो गया, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, 500। तो 5 से एक बार चला गया तो 10 आ गया। तो यहाँ पे लॉस कितना हो गया, हमें 10% की जो वो हानि हुई। आई होप आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। सिंपल सा कंसेप्ट है, ध्यान से देखना वीडियो को एक बार, फिर आपको ईजीली समझ आ जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यदि किसी वस्तु का अंकित मूल्य 2000 रुपये है और उस पर 20% की छूट देती है तो विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए, ठीक है। यहाँ पे आ गया आपका अंकित मूल्य, जैसे जैसे क्वेश्चन में बोलता है वैसे वैसे लिखते जाना। ये आ गया आपका अंकित मूल्य, ये आ गया आपका विक्रय मूल्य, ठीक है। ये आ गया अंकित मूल्य, विक्रय मूल्य। 20% की छूट दी गई है, तो सबसे पहले तो आपको परसेंटेज वैल्यू पता होना चाहिए। परसेंटेज वैल्यू पता नहीं है
तो 20 को आप क्या करेंगे, जब परसेंटेज वैल्यू निकालेंगे तो आप डिवाइड कर देंगे, 20 और नीचे 100 लिख के परसेंटेज वैल्यू निकाल लेंगे। तो 20 एकम 20, 20 पाँचे 100, 1/5 जो आपकी जो ये परसेंटेज वैल्यू आ गई। तो एक बात ध्यान रखेंगे कि 1/5 जो परसेंटेज वैल्यू आई है ना, तो नीचे जो वैल्यू आती है ये हमेशा CP होगा, ठीक है, कॉस्ट प्राइस होगा, क्रय मूल्य होगा या अंकित मूल्य होगा जो नीचे होगा, और ऊपर जो होगा आपका ये प्रॉफिट या लॉस होगा। अच्छा, 5 रुपये की वस्तु है, ठीक है, अगर हम उसका लाभ हुआ होगा तो 5 रुपये की वस्तु वो 6 में हो जाएगी, और अगर हानि हुई होगी तो 5 से 1 माइनस कर देंगे, वो 4 हो जाएगी, ठीक है, 2 चीज़ें बनेगी, बस इतना सा कंसेप्ट है। अच्छा, यहाँ पे क्या है, 2000 रुपये की वस्तु है, ठीक है, और उसका 20% का छूट दिया गया है। तो 5 रुपये की वस्तु है ये, और छूट कितने का दिया गया, 1 का। अच्छा, छूट दिया गया या फिर लॉस रख लो, छूट दिया गया, इसके 5 पे 1 का छूट दिया गया, तो कितनी बच गई, 4। यहाँ पे अंकित मूल्य कितना दे रखा है हमारे पास, 2000। यहाँ पे कितना आया, 5 पार्ट की वैल्यू दे रखी है हमारे पास ये 2000। हमें 1 यूनिट की वैल्यू चाहिए, कितना गुना है ये, तो ये आपका 5 चौके 20, 400 गुना। अगर ये 400 गुना है तो ये भी 400 गुना होगा, तो ये कितना होगा, विक्रय मूल्य 4 चौके 1600। तो 1600 जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। सिंपल सा यूनिटरी मेथड है। आगे यूनिटरी मेथड 2 चीज़ें आपको पता होना चाहिए, परसेंटेज का टॉपिक, यूनिटरी मेथड, ठीक है, और तीसरा आपका रेशो चैप्टर भी आपका क्लियर होना चाहिए, क्योंकि वहाँ से भी कंसेप्ट आपके बहुत आगे जो है वो क्लियर होते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर सेम एज इट इज़, कोई वस्तु है वो खरीदी गई है, ठीक है, हमारे पास दिया गया है क्रय मूल्य CP, और एक तरफ फिर हम लिख लेंगे विक्रय मूल्य SP। आपको हमेशा क्या पता होना चाहिए, परसेंटेज वैल्यू 25% में लाभ में बेची गई, ठीक है, परसेंटेज वैल्यू अगर 25 जो परसेंट है इसकी परसेंटेज वैल्यू पता है तो ठीक है, नहीं पता तो आप ऐसे निकाल लेंगे बटा 100 करके, 25 चौके 100। ये हमेशा नीचे जो होगा वो CP होगा, ऊपर होगा प्रॉफिट एंड लॉस, ठीक है, प्रॉफिट हो गया, लॉस, इसको ऐड करके जो आपका विक्रय मूल्य जो वो ये बन जाता है। तो किसी वस्तु को 1200 रुपये में खरीदी जाती है, कितने में खरीदी, CP 4, ये CP 4 है तो यहाँ पे CP लिख लो 4। 25% का लाभ हुआ 4 में से 1 का लाभ हुआ, तो कितने की होगी वस्तु, 5 रुपये की, क्योंकि प्रॉफिट हुआ ना, तो विक्रय मूल्य इसका 5 हो गया। लेकिन हमें किस में निकालना है, डिजिट में, ये दिए गए हमारे पास ऑप्शन, इसमें निकालना हमें। तो यदि किसी वस्तु को 1200 रुपये में खरीदी जाती है, यहाँ कितने में खरीदी है, 4 में, यहाँ कितने दे रखा है हमारे पास 1200, इसका CP दे रखा है। 4 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 1200, डिवाइड कर दो 1200 को 4 से, ठीक है, तो हमें कितनी चाहिए, 1 यूनिट की वैल्यू चाहिए, 1 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी 300, ठीक है। अगर ये 300 गुना है तो ये भी जो आपका 300 गुना जो ये होगा, तो 5 हैं 1500, 1500 के आ जाएगा आपका SP विक्रय मूल्य। सिंपल सा यूनिटरी मेथड अगर आपको आता है तो आपको आगे क्वेश्चन जो बिल्कुल इजी होने वाला है। एक यूनिटरी मेथड, एक परसेंटेज, 2 चीज़ों सीख लो। आधे से ज़्यादा क्वेश्चन आपके बिना ट्रिक्स, बिना मैथ के, मतलब आप पेन कॉपी लिए भी नहीं माइंड में सॉल्व कर दोगे ये क्वेश्चन। 1500 जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी वस्तु का क्रय मूल्य सेम है, फिर CP ये प्रैक्टिस के लिए हो गया, CP हो गया आपका, SP हो गया। अब मैं क्रय मूल्य विक्रय मूल्य नहीं लिखूँगा, 25 पार्ट की वैल्यू आपको पता है कि 1/4 है, तो क्या आगे क्या है, प्रॉफिट हुआ है ना, तो 4 की वस्तु थी, 1 का प्रॉफिट हुआ, 5 हो गए। हमारे पास दे के रखा है क्रय मूल्य कितना दे रखा है, 4000। ये कितना गुना है, ये 1000 गुना है, ये भी कितना होगा, 1000 गुना होगा, 5000 आंसर, ठीक है। सिंपल सा क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन को आप बिना पेन कॉपी के भी सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। जैसे यहाँ पे बिना पेन कॉपी करके सॉल्व कर सकते, 10% की वैल्यू कितनी होती है, 10% की वैल्यू 1/10 होगी। हुआ क्या, हमने छूट दी है, 10 की 1/10 है तो 1 की छूट है, 10 और 9 हो गए, ठीक है। तो 10 यूनिट जो 5000 के बराबर है, तो 1 यूनिट की निकालनी है हमें, तो 500 हो गए, और 9 यूनिट की निकालेंगे तो 4500 इसका ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। आप सॉल्व करो माइंड में, आप सॉल्व कर सकते हैं इन क्वेश्चन का अगर आपको ट्रिक पता है तो। अब अंकित मूल्य दे रखा है आपके पास, ठीक है, विक्रय मूल्य निकालना है हमें, 10% की परसेंटेज वैल्यू पता होना चाहिए, 1/10, ठीक है। तो ये 10 है, 1 की छूट दी है, तो यहाँ विक्रय मूल्य 9 का होगा। लेकिन यहाँ कितना है अंकित मूल्य, 5000,
ठीक है। तो 5000 को आप 10 से भाग दे देंगे सीधा डायरेक्टली। ये 1 यूनिट की वैल्यू चाहिए ना, 10 यूनिट की वैल्यू है, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी 500। ठीक है। तो यहाँ भी 500 जो 1 यूनिट की वो वैल्यू होगी, तो 500 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे 4500, आपका आंसर आ जाएगा। सिंपल से क्वेश्चन है, बस आपको प्रैक्टिस की ज़रूरत है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये क्वेश्चन थोड़ा टिपिकल है, थोड़ा सा एडवांस लेवल का, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा एडवांस लेवल का। अगर इसके 2 मेथड बताऊंगा मैं आपको जो इजी लगे आपने वो मेथड फॉलो कर लेना है। ठीक है। तो एक मेथड तो ये है, बोले एक व्यापारी 5000 रुपये की वस्तु को 20% लाभ कमाता है, 5000 की वस्तु पर 20% का लाभ कमाता है। यदि वह 10% की अतिरिक्त छूट देता है तो उसका कुल लाभ ज्ञात कीजिए। पहला तरीका था मेथड तो ये है, 5000 इस पर 20% का लाभ कमाता है, काट दो, 20 5 100, 5 1 5, तो कितना आ गया 1000। ठीक है। 5000 की वस्तु है, इस पर ये 1000 आ गया ना काट पीट के, तो 1000 का लाभ कमाता है, कितने की हो गई ये 1000 ऐड कर दो 6000 हो गया। ठीक है। 6000 हो गया। अब आगे यहाँ से स्टेप हो गया, बोलता है इस पर 10% के अतिरिक्त छूट देता है। अब 6000 पर वो 10% के अतिरिक्त छूट देता है। ये थोड़ा सा लंबा मेथड है, फिर मैं शॉर्टकट ट्रिक बताऊँगा। अब 6000 है, इस पर 10% के अतिरिक्त छूट देता है, तो 6000 का 10% फिर निकालो, 10 10 100। ठीक है। 10 आ गया नीचे, 1 0 से 1 0 चली गई, 600। अब 600 रुपये की छूट देता है। आज 6000 पे 600 रुपये की छूट दे दी, तो यहाँ -600 कर दो, कितना बच गया 5400 बच गया। ठीक है। वस्तु कितनी थी 5000 की। ठीक है। और उसके बाद जो काट पीट के आया वो क्या 400 रुपये का प्रॉफिट हुआ, 5400 में बेची, तो प्रॉफिट जो हुआ कितने का हुआ, क्योंकि 5000 की है तो 5400 की बेची तो 4000 का प्रॉफिट हुआ, 400 रुपये का प्रॉफिट हुआ, 4000 का नहीं 400 रुपये का प्रॉफिट हुआ। ठीक है। तो 400 रुपये का प्रॉफिट किस पे हुआ, मैंने आपको पहले बताया कि जो छूट और जो भी छूट में प्रॉफिट और लॉस होगा या कुछ भी होगा वो हमेशा क्रय मूल्य पे होगा। 400 रुपये का प्रॉफिट हुआ, 400 रुपये का प्रॉफिट किस पे हुआ 5000 पे हुआ। प्रॉफिट में परसेंटेज निकालना है, तो काट दो, 2 0 से 2 0, 1 0 से 1 0 यहाँ निकल गई, तो 8 5 40, 8% जो आपका लाभ जो है ये आ जाएगा। ये तो है आपका लॉन्ग कट मेथड, जो लॉन्ग वे से चलेंगे। तो फिर हमें लॉन्ग वे से नहीं चलना, हमें चलना शॉर्टकट से। इतना लंबा सॉल्व करने की जरूरत नहीं हमें कि इतना आगे पीछे जाओ, इतनी कैलकुलेशन करो। हम बिल्कुल ट्रिक बेस पे करेंगे, परसेंटेज मेथड से इसको हम देखेंगे, इसको सिंपल तरीके से। ठीक है। 20% की परसेंट लाभ पे कमाया ना, तो सबसे पहले मैं एक बात बताऊँ, 20% की परसेंटेज वैल्यू आपको पता है, मैंने पीछे बता दिया, 20 5 100, 1/5 हो गई। 10% की परसेंटेज वैल्यू मैंने पीछे निकाली, 1/10 हो गई। एक तरफ CP रख लो, ठीक है, और एक तरफ SP रख लो। एक वस्तु को 20% लाभ पर बेचता है, मतलब 5 की थी 6 में बेची। ठीक है। उसके बाद क्या बोलता है 10% का डिस्काउंट भी देता है, 10% का डिस्काउंट भी देता है। यहाँ पे फिर आपका ये 10% इसका एक्चुअल प्राइस है, और यहाँ पे 9 कितना है, 1 माइनस कर दो, छूट भी दी है तो 9 आ गया। ठीक है। तो इनको मल्टीप्लाई कर दो आपस में, 10 5 50 आपका CP हो गया, 9 6 9 9 6 54, 9 6 54, तो 50 की वस्तु है, 54 में बेची, कितने का प्रॉफिट हुआ 4 का हुआ, किस पे हुआ 50 पे हुआ। परसेंटेज निकालनी है, 50 से काट दो, 5 दूनी 8, 8% आपका आंसर आ गया। आपको जो ट्रिक जो आपको ठीक लगता है मेथड वो आपने फॉलो कर लेना दोनों में से। ठीक है। तो ये आप ध्यान रखेंगे। थोड़ा सा यहाँ पे छूट थी, यहाँ पे ये था, सिंपल सा अगर इस तरीके से करना तो इस तरीके से कर लो, वो करना है तो वो कर लो, जैसा आपको शॉर्ट लगता है वो कर लो। दोनों तरीके आपके लिए हमने बता दिए हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब यहाँ क्या, यहाँ एक पहले लाभ था फिर छूट थी, अब यहाँ क्या, यहाँ क्वेश्चन बोलता है कि किसी वस्तु का अंकित मूल्य 4000 रुपये है। आपने ये देखनी नहीं है, ये जैसे अमाउंट दे रखा है आपके पास 5000, ये देखने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे ये 4000 देखने की ज़रूरत नहीं है आपको। ठीक है। आपने सीधे परसेंटेज पे जाना है। दुकानदार 20% की छूट देता है, इसके बाद अतिरिक्त 10% की और छूट देता है, तो 20% की परसेंटेज वैल्यू 1/5, 10% की परसेंटेज वैल्यू कितनी है 1/10। ठीक है। इसको CP मानना है, इसको SP मानना है। CP कितना है 5, SP कितना है 1, और छूट यही है। ठीक है। ये CP 5 है तो SP कितना हुआ, 1 की छूट दे दी, 4 हो गया। यहाँ पे कितना है CP 10, 1 की छूट दे दी, 9 हो गया। ठीक है। फिर वही बात हो गई, यहाँ पे कितना है 10 5 50 आपका CP आ गया,
SP कितना आ गया, 9 चौके 36 आपका SP आ गया। ठीक है, 50 रुपये की वस्तु है, छूट कितने की दी आपने, 14 रुपये की। 14 रुपये की छूट दी किस पे दी, CP पे। प्रॉफिट लॉस छूट डिस्काउंट जो भी होगा आपका क्रय मूल्य पे, जो भी आपका छूट आपके अंकित मूल्य पे होगी, और प्रॉफिट एंड लॉस आपका जो निकलेगा वो क्रय मूल्य पे निकलेगा। लेकिन आपको हमेशा नीचे वाला ये CP मानना है। ठीक है, समझने के लिए हमेशा CP मानना, और ऊपर आपका जो ऐड करेंगे उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस करके आपका जो भी वैल्यू आती है वो पुट आउट कर देंगे हम। तो 14/50 परसेंटेज में निकालना है, तो 100 से कर दो, 50 दूनी 100, 28%। तो ये जो आपका 28, अगर आपको छूट परसेंटेज पूछूँ इसमें, तो 28% की आपको जो इसमें जो ये छूट है, लेकिन टोटल छूट। लेकिन आपको क्या निकालना है, आपको निकालना है यहाँ पे विक्रय मूल्य। ठीक है, विक्रय मूल्य निकालना है, तो आपको ये वाला प्रोसेस नहीं फॉलो करना। तो हमें यहीं पे जो आपको आगे क्वेश्चन यहीं से हमारा सॉल्व होगा। छूट परसेंट निकालनी होती तो यहाँ से क्वेश्चन हमारा खत्म हो जाना था। ठीक है, तो बोला कि वस्तु का अंकित मूल्य कितना है, 4,000 है। यहाँ कितना है, यहाँ पे कितना है, CP या अंकित मूल्य, आप इसको मार्क प्राइस बोलो आप। ठीक है, ये कितना है, ये भी मार्क प्राइस बोलो, और यहाँ सेलिंग प्राइस लिख लो, कुछ भी लिखना आपने, मार्क प्राइस, क्योंकि अंकित मूल्य मार्क प्राइस जो होता है, कॉस्ट प्राइस अलग होती है। तो अंकित मूल्य पूछा तो मार्क प्राइस, तो ये भी आपका मार्क प्राइस आ गया। यहाँ पे कितना है 50, यहाँ पे कितना है 40,000। तो 50 पार्ट की वैल्यू कितनी दे रखी है हमारे पास, 40 नहीं 4,000। 4,000 हमें कितने पार्ट के लिए, 1 पार्ट की वैल्यू, तो 1 पार्ट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, कर दो आप इससे, जो काट पीट लो, 1 0 से 1 0 निकल गई, और यहाँ पे 5 8 40 हो गया, 80 आ गई, 1 यूनिट की वैल्यू 80 आ गई। तो हमें पूछा गया सेलिंग प्राइस, पूछा गया विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य हमारे पास ये है। ठीक है, एक पार्ट की वैल्यू 80 है, तो 36 पार्ट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 80, 0 आ जाएगा, 8 6 48, 4 आपका रिमाइंडर बच गया, 8 3 24, 4 28, तो 28, तो 2880 जो आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये आपका राइट आंसर है। अगर आपको ये मेथड ठीक लगता है आप इससे करो, नहीं तो दूसरा मेथड मैंने आपको पीछे एक्सप्लेन कर दिया, तो उस हिसाब से करोगे तो भी इसका आंसर जो वो ये निकल जाएगा। तो ये था आपका आज का सेशन, जिसमें कि आपके 28 क्वेश्चन थे, 28 नहीं 25 क्वेश्चन है। तो 25 में से आउट ऑफ आपका स्कोर कितना होता है आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो में कोशिश करूँगे प्रॉफिट एंड लॉस पे ही जो आप वीडियो आपके बना के अपलोड कर दूँगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।